बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ को ख़त्म करने के लिए रस्ते ढूंढे जा रहे हैं। उनका यह ख्याल है कि नवाज शरीफ की अगर सज़ा ख़त्म करनी है तो सारी जेलें खोल देनी चाहिए। जो अगर करप्शन पे और इन चीज़ों के ऊपर अगर उसकी सज़ा माफ़ी होनी है तो क्या इखलाकी जवाज़ बनेगा इस सूरत हाल का, इस पर बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट मीडिया मैनेजमेंट की आजकल बड़ी गपशप हो रही है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, और स्पेशली जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, कुछ ऑडियोज़ भी आई कि हमने मीडिया मैनेज कर लिया। ये मीडिया मैनेजमेंट क्या होती है, इस पर भी बात करेंगे। पंजाब और इस्लामाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद के ऊपर नज़र है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना है कि हम यहाँ पर आके डेरे डालेंगे और आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे। सो क्या प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त है कीपिंग इन व्यू कि पंजाब के अंदर जो अभी बाय इलेक्शंस हुए हैं इसके अंदर एक रिवाइवल भी हमने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं अंदरूनी कहानी की बात करूं, केपी के बाय इलेक्शंस हुए जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज में केपी की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल दैट, उनको वहां पर बड़ा एक बैकस्टैब हुआ है। लगता ऐसे है कि उनके अंदर ही से लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है और डिवाइड हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बाद रीस्ट्रक्चर किया गया है। और रीस्ट्रक्चर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का है जिसके अंदर खुसरो बख्तियार, वन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर साउथ पंजाब, खुसरो बख्तियार तो पिछली हुकूमत के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर थे और आते साथ क्या इतनी लॉयल्टीज हो गई कि उनको साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट बना दिया गया। कीपिंग इन व्यू वहां पर शाह महमूद कुरैशी भी हैं और बाकी बहुत सारे सीनियर रहनुमा भी हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ गैस बहरान, बिजली की शॉर्टेज, प्राइस हाइक्स, ये सारी क्या चल रही है हुकूमत के बस में अपेरेंटली नजर आता है ये भी नहीं है, क्योंकि गैस की शॉर्टेज को लेकर जो सेक्रेटरी पावर है वो कोई और बयान दे रही है, जो मिनिस्टर पावर है वो कोई और बयान दे रहे हैं। इस पर भी बहुत तजाद हम देखते हैं। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मिनी बजट, जिसके ऊपर हुकूमत के वुज़रा ऑन बोर्ड नहीं हो रहे, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो ऑन बोर्ड नहीं हो रहे, और सबसे इंपॉर्टेंटली ऑपोजिशन का इस वक्त ये ख्याल है कि हम लोग हुकूमत के इत्तेहादियों के पास जाएंगे और हम उनको जाके कहेंगे कि वो मिनी बजट को एक्सेप्ट ना करें। कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, ये भी हम देख रहे हैं कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है मिनी बजट को अप्रूव कराने के लिए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, में बहुत ही अच्छा पैनल है सीनियर एनालिस्ट का। मेरे साथ हैं मोना आलम, एनालिस्ट है, एंकर पर्सन है, अनीक नाजी हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और रिसेंटली अभी इनकी सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है, उस पर भी बात करेंगे। अतर काज़मी, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड नेम, इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत आते हैं, बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस होता है इन सब का। आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। मोना, लेट मी स्टार्ट विद यू। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ख्याल है कि नवाज शरीफ की अहली ख़त्म कराने के लिए रस्ते निकाले जा रहे हैं। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी है तो सारी जेलों के मुंह खोल देने चाहिए। अगर कोई वे आउट, अव्वल तो अगर ऐसी फीडबैक प्राइम मिनिस्टर के पास है और वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है। सो वो जो परसेप्शन बनाई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब शायद वापस आ रहे हैं एंड ऑल दैट, ये परसेप्शन उसी के साथ लिंकअप आप इसको देखती हैं जी? जी देखिए मंसूर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, और आग के बगैर धुआं नहीं है। तो ये बात तो दुरुस्त है कि कुछ ना कुछ जरूर है। ऐसी बातें कोई, आपको पता है, पीएमएलएन की तरफ से पहली दफा नहीं की गई है, इससे पहले भी, बल्कि जब से नाअहली हुई है 2017 में, तब से लेके बहुत मुतअद्दिद मर्तबा हमने इस किस्म की बातें देखी हैं कि वापस आएंगे, फिर आएंगे, ये सारा। लेकिन इस दफा एक तो बात यह है कि उनकी पार्टी की तरफ से हो रही है। ये मैं समझती हूँ अनोखी बात नहीं है, ये हमने 2017 से अब तक बार बार देखा है। इसमें अनोखा क्या है, इस चीज को दिलचस्प क्या बना देता है, वो बना देता है कि जब हुकूमत भी इस किस्म का कोई सिमिलर बयान देती है तो वो एक तरह से, आप समझे ना कि खबर की जबान में हम उसे कहते हैं कि वो एक उसको एक तरह से दूसराहट कर देती है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कुछ ना कुछ इस तरह का चल रहा है, देयर इज समथिंग इन द ऑफिस। तो इस तरह की तो इंडिकेशन हमें यकीनन मिली है। कल प्राइम मिनिस्टर ने जो बहुत एक जरूरी इजलास था जिसमें वो अपनी पार्टी की कारकर्दगी से बहुत नाला नजर आए और उस पर उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया, गोया ये कि वो फैसला, मैंने सुना था कि कोई 21 रुकनी कमेटी बनी है जो कि नई जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी पार्टी की, लेकिन उससे पहले ही हमने देखा कि रातों रात नई कॉन्स्टिट्यूशन के
जो की मेंबर्स हैं वो तो आ गए आपके सामने। तो आई डोंट नो कि अब वो 21 रुकनी कमेटी क्या करेगी इसमें, लेकिन बहरहाल उस इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नवाज शरीफ का जिक्र होना मुझे लगता है वो वैसे ही नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत कोई सॉलिड ग्राउंड्स हैं। और एक बात तो वैसे याद करें अगर हम सब की, कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। आपको याद होगा 1999 में वो नवाज शरीफ के ऊपर बहुत संगीन सा एक हाईजैकिंग का केस भी था, प्लेन हाईजैकिंग का जो तो इतने इल्जाम लगने के बाद फिर उसके बाद वो जिस तरह से गए उसमें बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों का भी जो एक अमल दखल था वो भी हमारे सामने है। साथ हरीरी साहब के बयानात और इस तरह की चीजें हमने देखी हैं। और 2018 में 2008 में भी हमें याद है कि नाअहली थी उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की। तो नाअहली होकर हट चुकी है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि दफा होगा, ये हो चुका है। तो इस तरह से इसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, हो जरूर सकता है। और अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो यानी इसके लिए शायद कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में या फिर मतलब कुछ फोर फ्रंट पर चल जरूर रहा है। लेकिन अब वो कितना कल्मिनेट कर पाता है या नहीं कर पाता, इससे अभी हम नहीं कह सकते, वो कबल वक्त है। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, नवाज शरीफ साहब पहले दिन से ये कहते थे कि मेरी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, उसको लाने वालों से है, मेरी लड़ाई तो दरअसल से है। तो बात यह है कि अगर वो अब इतनी खुशी से बता रहे हैं कि कुछ होने वाला है, इतनी खुशी से अपने कारकुनान को ये भी बता रहे हैं कि मैं वापस भी आने वाला हूँ, एक बात तो तय है, वापस अगर उन्होंने आना होता 2019 के बाद से अब तक तो वो आ चुके होते। वो अब क्यों वापस आने की बात कर रहे हैं? इससे पहले कभी इन्होंने ये बात की? ये भी पॉइंट आ गया जी। मैं बल्कि हम नाजी साहब के पास भी आते हैं, लेकिन नाजी साहब एक दफा मैं जरा काजमी साहब का व्यू पॉइंट ले लूं। काजमी साहब, आप इस चीज को कैसे एनालाइज करें? प्राइम मिनिस्टर का यह बयान देना, फवाद चौधरी साहब का बार की पॉलिटिक्स को एकदम करना हाईलाइट के जी बार की पॉलिटिक्स है, बैकडोर चीजें चल रही हैं, अदलिया के ऊपर सवाल उठाने लग गए हैं कि जी बार के अंदर तो ऐसे ही होता है, वहां पर मेरिट नहीं है, वहां पर पॉलिटिकल सब कुछ है। What do you see? स्मोक है के पीछे कुछ आपको नजर आ रहा है या बस रैंडमली ऐसे बातें हो रही हैं? देखिए, अभी आपने अपने इंट्रो में एक चीज बात की कि मीडिया मैनेजमेंट, ये मीडिया, ये जो सारी गेम आपको नजर आ रही है, सारा आपको जो स्मोक, फायर, तूफान, सब कुछ स्टॉर्म जो भी नजर आ रहा है, ये मीडिया के अंदर क्रिएट किया जा रहा है। और इसके पीछे एक प्रॉपर, जिसे आप कह सकते हैं कि पूरा हिकमत अमली है जिसके तहत ये किया जा रहा है। अब मियां साहब ने जो वापस आने की उनकी बातें हो रही हैं, अब इस बहुत सारे दोस्तों को पता है कि मियां साहब का वीजा तो रिजेक्ट हो चुका है। उनकी वीजे में जो तोसी की उन्होंने दरखास्त दी थी, वो बरतानिया ने पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रहने वाले शख्स को कहा कि नहीं भाई आपका वीजा रिन्यू नहीं होगा, और इस वक्त वो अपील में है और अगले महीने उनकी अपील लगनी है। तो अचानक एकदम से जी वो कहते हैं कि जी जनवरी में वो वापस आ जाएंगे, तो क्या इसमें वो उसका कितना बड़ा किरदार है जो वीजे की सूरत हाल है? दूसरी बात, हम तो 2 साल से ये सुन रहे थे कि उनकी तबीयत इतनी खराब है, जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होगा वो वापस नहीं आ सकते। अब अचानक वो कह रहे हैं कि जी वो जनवरी में वापस आ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो वो इलाज क्या हुआ, वो कौन सी सर्जरी हुई जो कह रहे थे रुकी हुई है, वो होनी है, उसका इंतजार है? तो प्रॉब्लम ये है कि ना फिर वो बीमारी का मसला था, ना फिर कोई और मसला था, मसला वही था जिसका पहले भी जिक्र हुआ कि कोई डील हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए। तो मेरे ख्याल में जब इस तरह का माहौल एक क्रिएट होगा, हर कोई उसके ऊपर बात कर रहा होगा, मीडिया के अंदर सहाफी इस तरह के ऐलानात कर रहे होंगे कि जी डील होने वाली है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हर कोई रद्द-ए-अमल देता है। हुकूमत भी रद्द-ए-अमल देगी, अपोजिशन भी रद्द-ए-अमल देगी। तो जहां तक डील का ताल्लुक है, जो मेरी जो खबरें हैं, कोई भी सिग्निफिकेंट राब्ता इस तरह ना किसी के साथ हुआ है। बाकी थोड़े बहुत राब्ते तो हर किसी के साथ रहते हैं और हर वक्त रहते हैं, राब्ते तो तालिबान के साथ भी रहते हैं। तो ये कोई कहे कि जी कोई डील के लिए राब्ता हो रहा है, तो ये लोगों की हाइप ज्यादा क्रिएट की जा रही है, उतनी बड़ी सतह के ऊपर राब्ता उस तरह भी नहीं हो रहा। और उसकी एक बड़ी वजह जो मैं आपको बता दूं कि मियां साहब की नाअहली पहले भी खत्म हुई, पहले भी जो भी मसाइल हुए, उसमें एक फैक्टर बहुत अभी डिफरेंट है। फैक्टर ये है कि 1-2 हफ्ते पहले तक तो आप 3 स्टार जर्नैलों का मुंह नाम ले लेके उनको गालियां दे रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे। तो आप ये समझते हैं कि जो ISI की पोस्ट से हट गया है लेकिन वो कोर कमांडर बन गया, तो वो इतने वीक हो गए और कोर कमांडर की सतह के ऊपर जिनको आप इस तरह कहते रहे वो आपसे डीलें करेंगे। ये खाम ख्याली इनकी आप देखेंगे 2-3 हफ्ते के दौरान दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इसी तरह चढ़ाई शुरू हो जाएगी। पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। नीक नाजी साहब, आपकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, वो जो जिस तरह भी हम कह रहे हैं कि जी काजमी साहब भी कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को ये पता था कि जी बीमार थे, बीमारी का इलाज कराने गए थे। अब बातें हो रही हैं, हम सुन रहे हैं
फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि मैं अब अगले महीने उनको लेकर आऊंगा। सर हुआ क्या है वहां पर, हो क्या रहा है? एक थोड़ा सा हमें क्रक्स में बताइएगा, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? जी मैं आपको गुजारिश करूं कि जहां तक तो वो अयाज सादिक साहब की बात है, वो उनकी पार्टी जाने और वो जाने कि वो वापसी का सिलसिला कब होगा। मैं 2-3 गलत फहमियां जो है ना वो आपको जरा क्लियर कर दूं। तबीयत खराबी का बहाना था नहीं था, और वो क्या बहाना बना के निकले, और अगर ये झूठ था तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आती है कि वो अगर उनको एक जेल में बैठा कैदी बेवकूफ़ बना के चला गया तो फिर बाकी दुनिया के मामलात के साथ ये हमारे क्या, यानी पाकिस्तान के, यानी इनकी कॉम्पिटेंस आप देख लीजिए क्या है। ठीक है। दूसरी बात आई बीमारी की, तो परवेज मुशर्रफ साहब भी बीमार हो के, आपको याद है कि रास्ते में काफिला मुड़ गया था और वो हॉस्पिटल चले गए। तो ये हमारे मुल्क की एक रवायत है, अच्छी नहीं है, बहुत बुरी रवायत है, लेकिन है। आगे आए, ये सारे लोग बाय द वे जो ये आइन की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, जो जमहूरियत की बहाली की बात कर रहे हैं, उनका मजाक इस तरह से उड़ाया जाता है जैसे वो मुल्क दुश्मन है। तो क्या आइन की हुक्मरानी की बात करना, या आइन ने जिस इदारे को, जिस फर्द को जो इख्तियार दिए हैं उसको उसके दायरे में रखने की बात करना, इस असूल को याद दिलाना, या आइन की हुक्मरानी और रूल ऑफ लॉ की ख्वाहिश करना, ये हमारे यहाँ एक लतीफा बन गया है। हम हंसते हैं ऐसे आदमी पे कि देखो यार ये आइन की हुक्मरानी की बात कर रहा है पागल, यानी हम उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक, ये हमारा एक इज्तिमाई मिजाज बन गया है। अच्छा, आगे आए, आपने फरमाया कि यहाँ हो क्या रहा है। देखिए मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, ये हमारे मुशबाज गिल साहब का भी आया कि ये वीजे का मसला, या एक मैं आप इस लेवल पे आके असल में हमें अंदाजा नहीं होता कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट्स, यानी इस क्लब में जब आप आ जाते हैं, खासतौर पे इतना तवील अरसा पावर पॉलिटिक्स में रहते हैं, तो ये वीजे शीजे ये आपका मसला नहीं रहता। यानी यानी ये बहुत ही अजीब सी बात है। यहाँ पे अपीलें रिजेक्ट होती हैं टैक्सी ड्राइवरों की, काम करने वालों की, वो 6-6 साल खींच जाते हैं, 10 साल खींच जाते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हैं, वो अपने बाप का केस कर सकते हैं, बुजुर्ग बाप बना के, नहीं हजारों काम हो सकते हैं। भाई मेरे मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरेबिया चलें, बहुत ही क़यामत आ गई तो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया और कतर में बादशाहते हैं। हाँ। वो इनके दोस्त हैं। कितनी देर लगती है एजाजी पासपोर्ट इशू होने में, या फुल सिटीजनशिप वो इशू कर दें। इनको कोई का एक पासपोर्ट मिल जाए या दुबई का मिल जाए, सऊदी का हो जाए, तो कहाँ गए वीजे और कहाँ गई बातें। डिप्लोमेटिक स्टेटस दे दें इनको सऊदी अरबिया, तो फिर कहाँ जाएंगी। यानी ये बातें बड़ी अजीब है इस लेवल पे के आदमी के लिए, ये बातें करना कि बरतानिया उसे किक आउट कर रहा है, ये कर रहा है। यार प्लीज, एक तो ये हमें जरा इससे निकलना चाहिए। बाकी रही, मैं आपको अपनी फीलिंग बता देता हूँ और बात अपनी खत्म करता हूँ। नवाज शरीफ की वापसी का जो मुझे नहीं लगा कि वो कुछ जल्दी में है। ओके। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो कल या परसों आ रहे हैं। ओके। बल्कि उन्होंने बड़ी वजाहत से इस बात जो मुझे कही है, कम से कम वो ये है कि उनके यानी अल्फाज ये थे कि पीपल हु मैटर, वो उनके साथ राब्ते में हैं। पीपल हु मैटर, ख्याल में अभी वो वक्त नहीं आया कि वो पाकिस्तान जाएं। वो ये कह रहे हैं कि जब वो वक्त आएगा, चल कर आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में जब आऊंगा फिर जाऊंगा। अभी यानी वो खुद ये कह रहे हैं कि अभी मेरी वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इस वक्त यानी फौरन चला जाऊं। पॉइंट आ गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मोना, दो चीजें, एक तो जल्दी नहीं है आने की, और पीपल हु मैटर्स उनके साथ राब्ते हैं। इसके साथ अब जरा हम आ जाते हैं मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर। हमने देखा पीछे कि जी हम मीडिया को मैनेज कर लेते हैं, और वो जो स्टेटमेंट्स आई मरियम की साइड से एंड ऑल दैट, ये क्या है, ये किस तरफ चीजें चल रही हैं, इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मीडिया मैनेजमेंट की तो थोड़ी बात अभी कर लेते हैं बाद में, लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब वाला टॉपिक है, मुझे लगता है इसको अगर कॉलिंग इट अ रैप, बात ये है कि ये जो बीमारी वाला केस है कि वो बीमारी का कहकर गए, ये बात 100% दुरुस्त है कि इसका ऑनर्स हुकूमत पे ही आता है। हुकूमत के अपने मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि वो वाकईतन बीमार है, और अगर वो बाहर नहीं गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यास्मीन राशिद साहब जो कि बहुत आप समझे स्टॉलवर्ट है पीटीआई की, और बहुत आप समझे रैशनल खातून है अपनी जमात में, तमाम लोग उनको बहुत मोतबर निगाह से देखते हैं, उन्होंने भी इस बात को की तौसीक की, वो बाकायदा मिल के भी आई थी मियां साहब से। तो ये बातें अपनी जगह है, ये ऑन रिकॉर्ड है। इन द मीन टाइम हमें हुकूमत के भी काफी लोग नजर आए हैं जो कि खुद ही ये कहते हुए नजर आए हैं कि जी जैसे उनकी हुकूमत को ब्लफ कर दिया गया, तो से वो भी एक इशारों में ये बात करते हुए नजर आए हैं कि जी इसमें कुछ पावर कॉरिडोर की मदाखलत थी या फिर उनको ब्लफ किया गया। इस तरह की कोई बात हुकूमत के काफी लोग कर चुके हैं, गुजरा के लेवल के लोग कर चुके हैं। फवाद चौधरी साहब काफी मरतबा, शहबाज गिल,
सो मच सो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह चुके हैं कि जो हमने रिपोर्ट देखी तो वो कुछ और था, लेकिन वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे और वगैरह वगैरह। तो ऐसी बातें हमें नजर आई हैं और ये ओनस हुकूमत का है, लेकिन ये उतना ही ओनस नवाज शरीफ साहब का भी है, क्योंकि वो भी बाय एंड लार्ज ये बात कर चुके हैं कि बीमारी तो नहीं थी, एटलीस्ट ये बात तो तय है ना कि ठीक है। बल्कि मरियम भी बाकायदा एक सवाल के जवाब में रिसेंटली ये कह चुकी है कि वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि इस वक्त उनके आने के हालात नहीं है, और वो जो लोग हैं तो लिहाजा ये कि बीमारी तो नहीं है। तो दोनों, मुझे लगता है दोनों के पार्ट पर इन द आईज ऑफ वोटर्स एंड पब्लिक बहुत, आप समझे, मिसट्रस्ट है इस पूरे केस को लेकर, हुकूमत के भी पार्ट पर और नून लीग के पार्ट पर भी। खैर, अच्छा, हैविंग सेड दैट, अभी आप नवाज शरीफ साहब की जो भी बात कर रहे हैं ना, मुझे सिर्फ इसमें प्रॉब्लम है कि क्या वो वोट को इज्जत दो के बयानिए से पीछे हट जाएं, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं ही इज इन टच विद पीपल हु मैटर, तो क्यों वो राब्ते में है उन लोगों से विद पीपल हु मैटर, क्योंकि वो तो इसी मदाखलत से जान छुड़ाना चाहते हैं और ये मदाखलत खत्म होनी चाहिए। इसका सहारा ख्वाह हुकूमत, अपोजिशन ले, इमरान खान ले, नवाज शरीफ, जरदारी, ये अगर इस चीज से किस मुंह से, इसको एक तरफ जाकर आप पहले इसको धुतकारते हैं कि ये बहुत गलत है, फिर आप दूसरे मुंह से जाकर, उसी मुंह से जाकर आप बोलते हैं कि नहीं जी हम राब्ते में हैं, और अपने ओपोनेंट को आप आंखें दिखाते हैं कि जी हमारी दाल गल गई, तुम तो रह गए। तो ये सारे हिपोक्रेसी कर रहे हैं, ये सख्त तरीन मुनाफकत है, इसके अलावा कुछ नहीं है, मेरे पास बेहतर अल्फाज नहीं है। ठीक हो, और बात अभी जो मीडिया में होती है ना, तो मरियम नवाज साहिबा इसमें बहुत आगे रही हैं, खास तौर पर जब वो उस मीडिया सेल को देखती थी और ये सारा कुछ करती थी, ये वाकईतन वो करती रही हैं, वो खुद भी मानती हैं, वो इस चीज से कुछ पीछे नहीं हटती, लेकिन ये कोई फख्र करने की बात नहीं है। ठीक हो, काज़मी साहब, ये शर्म की। ओके, काज़मी साहब, मुझे जरा ये चीज बताएं, एक तरफ जिस तरह अभी अनीक नाजी साहब फरमा रहे हैं, इनकी मुलाकात हुई है, 2-3-4 घंटे की मुलाकात थी, और उसके बाद जो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का जो व्यू पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि अभी मुझे जल्दी भी नहीं है, जो लोग मैटर करते हैं उनसे मेरी बातचीत भी हो रही है। एक तो ये सिनेरियो है जो बना हुआ है, एक दूसरा सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर वजीर आजम की भी एक जंग है कि वजीर आजम कौन बनेगा। ये किस स्टैंडर्ड पर जा रहे हैं और कितनी को ऑप्टिमिस्टिक आपको लग रहा है ये अप्रोच है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए ये चीजें ऐसे सरफेस हो रही हैं जैसे फाइनल हो रही हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, और वो होगा नून लीग से ही। जी अच्छा, देखिए बात यह है कि कुछ है फैक्ट्स और कुछ है तज्जिया। फैक्ट ये है कि बरतानिया की हुकूमत ने हमारे 3 दफा के वजीर आजम का वीजा रिन्यू नहीं किया। फैक्ट ये है कि नवंबर के महीने में नवाज शरीफ ने अपील की और अपील के अपने कागजात जमा करवाएं कि मेरा वीजा, मुझे वीजा दो। ये फैक्ट है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मियां साहब की अपनी टीम, अपनी उनकी जमात खुद इस चीज का इतराफ कर चुकी है कि मियां साहब का वीजे का इनकार हुआ और अब हम अपील में गए हैं। तो ये वो 3 दफा वजीर आजम थे, 4 दफा थे, वो बार्सिलोना से कहीं चले जाएं या सऊदी अरब कहीं चले जाएं, फैक्ट ये है कि बरतानिया की हुकूमत ने उनका वीजा रिन्यू नहीं किया और अब वो दोबारा दरखास्त दे के बैठे में कि खुदा के लिए मेरा वीजा करो। ये फैक्ट है। दूसरी बात ये है कि एक शख्स बहाना लगा के, चूना लगा के अगर निकल जाए और उसको हम बरी जिम्मा करार दे दें और जो लोग फ्रॉड का शिकार हो गए वो कसूरवार हैं, क्या ये अकल मानती है? फिर तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अदालतों का इसके अंदर क्या किरदार था? क्या अदालत ने कहा नहीं कि आप इनकी जिंदगी की जमानत दें कि ये जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो ये सारी वो चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं। दूसरी बात ये है कि आप वो कहते हैं कि हमारी जंग है जमहूरियत के लिए, और अनीक भाई कह रहे थे कि जो जमहूरियत की बात करता है उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो भी शख्स जमहूरियत की बात करे उसका साथ देना चाहिए और सबको उसका साथ देना चाहिए। कल ख्वाजा साद रफीक साहब ने यह कहा है कि हमारा अलमिया यह है कि हम लोगों ने खानदानों की जमातें बनाई हैं, सियासी जमातें नहीं बनाई हैं। अगर सियासी जमात मजबूत होती तो ना फौज की जरूरत होती, ना इस्टेब्लिशमेंट किसी और की जरूरत होती कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगे। और आज मियां साहब और जो लोग ये कहते थे कि हम GHQ के बाहर धरना देंगे, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे बासर लोगों के साथ राब्ते हैं। तो बात वहीं पे आती है, ये कोई असूलों की सियासत नहीं है, ये कोई जमहूरियत की जंग नहीं है, ये इक्तदार की जंग है। जिस तरह 80s में इक्तदार लिया, जिस तरह 90s में इक्तदार लिया, अब दोबारा उनकी यही ख्वाहिश है कि वो ताकतवर हल्कों के जरिए किसी तरह इक्तदार में आए और
किस आइन और कानून के तहत मरियम बीबी इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में के अंदर बैठ के मीडिया को मैनेजमेंट करती थी, मीडिया की, और जई तई फिरवाती थी और साथ कहती थी इसके इश्तिहार मत दो, उसके इश्तिहार रोक लो। ये सब कुछ आज़ादी राय और जमहूरियत के नाम पे होता था। तो ये वो किरदार नहीं है जो किसी के भी आइडियल हो सके, चाहे वो हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो। ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, उन्हीं के मुताबिक हमें सूरत हाल को देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी, ब्रेक, और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब, जिनको अनीक नाजी साहब मिल के आए हैं, एक उनका व्यू पॉइंट है जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने अभी नहीं आना, अभी टाइम नहीं है, और जो कंसर्न्ड कॉर्नर्स हैं उनसे मेरी बातचीत भी हो रही है। और दूसरी तरफ जिस तरह मोना और अतर काज़मी कह रहे हैं कि वो जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया है, फिर वो कहाँ गया। सो इस पे आगे क्या होना है, इस पे हम लोग इस पे क्या एनालिसिस कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अनीक नाजी साहब, आपने मोना आलम का भी व्यू पॉइंट सुना, आपने काज़मी साहब का भी सुना व्यू पॉइंट। अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ वोट को इज्जत दो की कहानी है और दूसरी तरफ कंसर्न्ड कॉर्नर्स हैं, और इसमें से कौन सी चीज़ आपको लगा कि ऑप्ट करेंगे नवाज शरीफ? जो आपकी कन्वर्सेशन हुई उस पर क्या आपका एनालिसिस है इसको लेकर? बात यह मंसूर कि हम तारीख को जाहिर है कि अपनी मर्जी से देखना चाहते हैं और अपनी मर्जी से वाकयात को उठाते हैं। नवाज शरीफ जो है वो किस तरह से इक़्तिदार में आया, ये कसूर उसका था, लेकिन जिसने इक़्तिदार दिया और जिसने उसको बनाया वो बेकसूर था। उसके बाद नवाज शरीफ डील कर रहा है तो बहुत कसूरवार है, मुजरिम है। जो उससे डील कर रहे हैं पर्दे के पीछे बैठ के, जिनके पास ना आईनी हक है ना कानूनी हक है, वो बहरहाल मासूम रहेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ की बीमारी का अगर ये सब झूठ हुआ तो सारा का सारा इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे है। गवर्नमेंट ना इनकॉम्पिटेंट है, ना उनके हेल्थ ऑफिशियल्स इनकॉम्पिटेंट हैं, और ना उनकी गवर्नेंस पे कोई सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि वो बेचारे मासूम कबूतर हैं। अब इन मासूम कबूतरों को, जिनको एक कैदी सारा इल्ज़ाम उन पर दे दें, वो इन मासूम कबूतरों को बना के चला गया बेवकूफ़। तो इन मासूम कबूतरों के होते हुए मैं आपको ये बता दूं कि आपके हमसाए, हमारे हमसाए में 21 नवंबर से आज 25 दिसंबर है, 5 हफ्तों में भारत का वजीर दिफा राजनाथ 3 मरतबा पाकिस्तान पर बॉर्डर क्रॉस करने की धमकी दे चुका है। ओके। और वो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, पाकिस्तान का नहीं है। हमारा तो वजीर दिफा हम सेक्शन अफसर समझते हैं ना, सेक्शन अफसर, वो वाकई बॉस है वहां। तालिबान हमारे मगरिब में हैं और वो फेंस उखाड़ के लेके जा रहे हैं जगह जगह से। वीडियोस उनकी हर रोज नई आ रही हैं और वो अटक तक का इलाका वो क्लेम कर रहे हैं। जिस दिन तालिबान का जहाज दिल्ली में लैंड होता है उसी दिन उनकी कल्चरल मिनिस्ट्री का एक ऑफिशियल काबुल में तोल न्यूज पर बैठ के कहता है कि मेरा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान की रियासत और ISI है। तालिबान को इस वक्त अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत की रिकग्निशन चाहिए और डॉलर्स चाहिए। रिकग्निशन के साथ उनकी इमदाद बहाल होगी। पाकिस्तान ने, हमने सारी कोशिश कर ली, हम रिकग्निशन नहीं दिलवा सके। इंडिया इस पोजीशन में है, कल को वो रिकग्निशन खुद कर जाए, रिकग्नाइज कर जाए और उनकी हेल्प, माली इमदाद करना चाहे तो डॉलर हमारे पास ज्यादा है या इंडिया के पास ज्यादा है? ट्रू। तो ये आपके मशरिक और मगरिब दोनों जानिब जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, उसके बाद शुमाल की तरफ चले जाएं तो चीन की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट दासू डैम के बाद उन्होंने कहा था, वो ये कहा था कि चाइनीज आर्मी एंड मिसाइल्स आर रेडी टू असिस्ट आवर पाकिस्तानी ब्रदर्स टू फाइट टेरर ऑन देयर सॉइल। आपकी सरजमीन पे चीनी फौज और मिसाइल का उनकी ऑफिशियल स्टैंडिंग है, राय नहीं है किसी की। ये मगरिब है, ये आपका मशरिका आ गया, वो शुमाल है। ये दुनिया आपके बारे में सोच रही है और मैं और आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है। ये सफेद और मासूम कबूतरों की हुकूमत, जिनको जेल का कैदी धोखा देके चला गया, इतने बड़े खतरों का सामना ये सफेद कबूतर करेंगे? ठीक। अच्छा, ठीक हो। अब आगे आ जाएं। ये जो आपकी मतलब ये आपका जो सवाल था जिसको आपने काज़मी साहब से किया, उसका जवाब मैं दे देता हूं। मुझे भी जो है वो ये शक था कि नवाज शरीफ जो हैं वो अब इंतजामी जिम्मेदारियों से पीछे हो गए हैं और शायद अगली कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर की मरियम नवाज होंगी। ओके। लेकिन उस महफिल में बैठ के काफ़ी देर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नवाज शरीफ खुद ही हैं। ओके। और उसकी वजह जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि उनके अलावा उनकी पार्टी में कोई दूसरी ऐसी शख्सियत नहीं है, खुद मरियम नवाज भी नहीं है, जो सारी पार्टी को मुत्तहिद रख सके। ओके, ठीक। और ये मैंने आपको खबर बता दी। आखिरी बात ये जी कि ये जो है ना जी मीडिया मैनेजमेंट,
मंसूर, आपके इल्म में है ना कि आप हमारे पाकिस्तान में एक वजारत इत्तलात व नशरियात क्या करती है? ये इंग्लैंड में तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई वजारत इत्तलात व नशरियात हो या अमेरिका में हो। क्या काम क्या है इसका? हाँ। मीडिया मैनेजमेंट मुझे बताएं, कौन सी सियासी पार्टी नहीं करेगी? ठीक, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी? और आखिरी बात जी, वो मेरे भाई, पॉलिटिक्स जितनी थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है, सियासत करने का मतलब इक़्तिदार हासिल करना होता है। सियासत का मतलब कोई इंसानी खिदमत या कोई फलाही इदारा नहीं होता। सियासत सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से की जाती है, पावर हासिल करने के लिए। पावर हासिल। पॉइंट आ गया जी आपका नाई साहब, ठीक है, ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है नाई साहब, आपका पॉइंट आ गया। मोना, यू वांट टू कमेंट ऑन इट? जरूर कीजिए, लेकिन मैं थोड़ा, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी मैंने जाना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो अंदरूनी एक कहानी हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा है, इन्होंने वो अपनी पूरी नई ऑर्ग चार्ट बना दिया है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद असद उमर साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया, बिल्कुल ठीक है। शफकत महमूद साहब को पंजाब का प्रेसिडेंट बना दिया, खुसरो बख्तियार को साउथ का प्रेसिडेंट बना दिया, अली जैदी को सिंध का, कासिम सूरी को बलोचिस्तान और परवेज खटक को पेशावर केपी का। ये क्या, आप इसको एनालिसिस क्या है आपका? खुसरो बख्तियार कब वो पीटीआई के हामी थे, कब उनका विजन इमरान खान का विजन था? एक भाई वफाक के अंदर है, एक सूबाई हुकूमत में है, सो मतलब आपने साउथ पंजाब इनको दे दिया। ये दैट्स हाउ पीटीआई वांट्स टू रन द शो। यही बात है। देखें, ये तो सीधी सीधी चीज है कि ये इलेक्टेबल्स की सियासत हो रही है, और खुसरो बख्तियार साहब वो हमेशा से ही इलेक्टेबल रहे हैं, और इसी वजह से वो जो भी पार्टी इक़्तिदार में आने वाली होती है, वो मजे की बात है, इलेक्शन से पहले ही वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। काफी हो या फिर उन्होंने की, या फिर ये इस दफा पीटीआई की, तो शायद उनको वो क्या कहते हैं, हवाओं का रुख, या आई डोंट नो व्हाट उनके पास, लेकिन कोई कंपस जरूर है इस हवाले से। तो ये इलेक्टेबल्स की सियासत है, उनको इलेक्टेबल मानते हुए ही उनको ये ओहदा दिया गया है, वरना ऑब्वियसली वो पीटीआई के कोई उस तरह से स्टॉलवर्ट या नहीं है। और बहुत सारे लोग उनके जो जेन्युइन वर्कर्स हैं, जैसे उमर चीमा वगैरह, ये सारे पायनियर्स में से उनके एक है, और वो आज आपको कहीं नहीं। ये सारी वो वजह है जो कि इस दफा शिकस्त का बहुत बड़ा सबब बनी है। मजे की बात यह है कि ये कैसा लगता है कि पुरानी शराब नई बोतल में है, ये जो नई कॉम्पोजिशन है। अभी गोया ये कि ये पूरी सामने नहीं आई है, ये जो नई पार्टी की कॉम्पोजिशन है, जिससे उन्होंने टॉप स्लॉट्स अनाउंस किए, दीगर अभी इस पे आएंगी क्या पोस्ट होंगी, लेकिन क्या उन लोगों को सजा हुई जो कि सनसनीखेज जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के बाद इनको रिपोर्ट मिली थी? किसने पैसे पकड़े, किसको कट पहुंचा, कुछ भी अता पता नहीं है। इस हवाले से मुझे तो लगता था इनको लैब और एसआईए को जाकर बोलना चाहिए कि आप जाएं, बताएं कि किसके अकाउंट में पैसे गए हैं और ये किन बुनियादों पर टिकट्स बांटे गए हैं, अगर वाकई इनको लगता है कि टिकट्स की वजह से ये इनको इस दफा शिकस्त का सामना हुआ है। तो किसी को सजा नहीं हुई, तो इसलिए मुझे नहीं लगता इससे कोई खास असर पड़ेगा आगे आने वाले जो अगला फेज है एलजी पोल्स का। रही बात अभी नवाज शरीफ साहब का जो अभी जिक्र हो रहा था ना, देखें मैं तो कोई बरी जमा नहीं कर रही हुकूमत को भी, मैंने तो आपको क्लियर कट कहा है कि इसमें दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आती है, हुकूमत के ऊपर भी और नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी। ये एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स है जिसकी बड़ी सारी परतें अभी शायद खुलनी बाकी है, लेकिन वो अफसोस के साथ हमारे सारे काफी कौमी सीक्रेट्स है ना, इस कौम के बहुत सारे सीक्रेट्स है हमारे, तो उन्हीं सीक्रेट्स की तरह ये भी अफसोस के साथ दबा रह जाएगा कई फीट जमीन के अंदर। अब बात ये है कि अभी जी वो क्योंकि जो डील करते हैं क्या वो बेकसूर है? नहीं, वो बेकसूर नहीं है। रादर ये कि मैं तो नवाज शरीफ साहब को इस केस में हीरो बनाकर प्रेजेंट कर रही थी कि उनका बयानिया वोट को इज्जत दो, ठीक बयानिया है, दुरुस्त बयानिया है और हमें इसी के ऊपर चलना चाहिए था। लेकिन वो खुद अपने इस बयानिए से पीछे क्यों हट रहे हैं? जो डील करने वाले हैं वो तो पहले ही विलन है ना, हम तो उनको सारे विलन तस्लीम करते हैं और इसमें कोई शक शुबा नहीं, वो हर तरह से गद्दार है। लेकिन अगर आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जब तक कोई डील करने वाला बैठा नहीं है जो कि फेस है इस हुकूमत, इस पूरे मुल्क और सिविलियन सुप्रीमेसी के वो लीडर्स हैं, जब तक अगर वो पीछे नहीं हटेंगे डील करने के लिए, वो आगे नहीं बैठे होंगे, तो वो किसको डील देंगे? हम तो उनको हीरो बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब तो बयानिया के साथ हीरो थे, तो वो अपनी खुद की हीरो से पीछे क्यों हट रहे हैं? मुझे तो उनसे ये गिला है। और विलन को क्यों चांस दे रहे हैं? उनके साथ मिल गए तो इसका मतलब वो भी फर्जी हीरो थे। पॉइंट आ गया आपका। अत्तर काज़मी साहब, सर दो चीजें, एक तो मैं ऑब्वियसली केपी की मैं अब जरूर बात करना चाहूंगा। अभी हमने देखी जो टिकट्स दी जिसकी वजह से पहला फेज ये लोग हारे हैं, उसमें जो चीज़ें सरफेस हुई, एक पैसा, दूसरे ताल्लुकात, तीसरे फैमिलीज को आप अकोमोडेट करें, और जिसके बाद ये एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया इन्होंने, जिसमें कहा है, जिसमें परवेज खटक को केपी का प्रेसिडेंट बनाया गया। लेट्स कीप इट इन माइंड कि जब परवेज खटक साहब चीफ मिनिस्टर केपी थे तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए सबसे मुश्किल
टाइम यही था क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली को अकोमोडेट करते थे। तो सर आज भी फिर वही जो मोना वाली बात है कि पुरानी बोतल में नई शराब, वही तरीकेकार है, इलेक्टेबल की सियासत है, जो एक आम आदमी के लिए हम ये करेंगे, इंसाफ करेंगे, वो पीछे रह गया कहीं? पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई के साथ हुआ है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ। आप कराची से पेशावर तक देख लें, जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए, जितने कंटोनमेंट के इंतखाबात हुए, इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है। लाहौर में ये कंटोनमेंट के इलेक्शंस हारे, गुजरांवाला में ये हारे, पेशावर के अंदर सिर्फ 1 सीट ये जीते, 4 ये गालबन हार गए। फैसल वाडा ने जो अपनी सीट छोड़ी वहां पे इनको शिकस्त हुई। लियारी के अंदर इनकी क्या पोजीशन थी? इनका मसला ये है कि ये लोग ये समझते हैं कि हमने इक्तदार में आके अवाम के ऊपर एहसान किया है। इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी दरअसल नून लीग और पीपल्स पार्टी थी कि जितनी बुरी परफॉर्मेंस उनकी रही उसको ये वो इस्तेमाल करते रहे और कहते रहे कि वो देखें वो लूटते रहे और हम लोगों ने बड़ा अच्छा करना है। पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ उनको बुरा भला कह के तो आप अवाम को मुतमईन नहीं कर सकते। परवेज खटक साहब का जिक्र हुआ, अब दोबारा जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर फिर परवेज खटक साहब हैं, प्रेसिडेंट है जी केपीके। ऐसा हो जाए जी केपीके में जो कोई भी इंतखाब हो पाकिस्तान के अंदर, कौंसलर से लेके ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों तक, परवेज खटक का कोई ना कोई फैमिली मेंबर उसके अंदर होता है। इनके हर वुज़रा के, MNAs के अपने लोग होते हैं, तो इनके कारकुन इनसे बदजन भी हैं, बददिल भी हैं। लेकिन इनका मसला ये है कि इस जमात की एक खसूसियत है, खसूसियत ये है कि ये इंतहाई पुरएतमाद नालायक लोग हैं। ये इतनी एतमाद के साथ नालायकी करते हैं और फिर उस पर बज़िद भी रहते हैं और दूसरे को बताते हैं नहीं नहीं ये तुम्हारी गलती है, हमारा तो आपस से ही मुकाबला था, हमारा ये मसला हो गया। भाई अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो आप इतने बुरे तरीके से क्यों हारते? और अब जो असद उमर साहब को जनरल सेक्रेटरी बना दिया है, असद उमर साहब वही है ना जिन्होंने वादा हमसे किया था कि IMF में नहीं लेके जाऊंगा, और 6 महीने के अंदर अपनी वजारत से इनको फारिग करना पड़ा था। इनको सियासतदानों की जरूरत है। ये सारे सुपरस्टार बने हुए टीवी पे आके, सोशल मीडिया पे आके बातें कर सकते हैं, मैदान के अंदर वर्कर के साथ ये खड़े नहीं हो सकते। जो इमरान खान के सियासी बाजू कटे हैं ना, वो शहजाद अकबर ने काटे हैं। मियां साहब को, उनके खानदान को, पीपल्स पार्टी को तो शहजाद नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन अलीम खान को और जहांगीर तरीन को उन्होंने फारिग करवा दिया। तो अगर आज जहांगीर तरीन जैसा कोई बंदा होता तो आप देखते कि सियासत डिफरेंट होती। इनको सियासत की अलिफ बे का ही नहीं पता और पंजाब में इनकी हालत KPK से भी बुरी होगी। बिल्कुल सही, आने वाले दिन। एग्रीड। अच्छा नाजी साहब, एक और चीज कहा यह जा रहा है, अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट यह है लोगों का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना नून लीग की ऑपोजिशन की जरूरत है ना पीपल्स पार्टी की, उनके अंदर ही ऐसे लोग हैं जिनसे उनको घबराना चाहिए, जो उनको खराब कर रहे हैं। उनकी बैड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, उनकी बैड चॉइस ऑफ पीपल, जिस तरह भी इवन काजमी साहब भी कह रहे हैं आपको यही नहीं पता कि हमने किन को कहां पर लेकर जाना है। वो लोग जो पिछली हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के वजीर थे, आप उनको वो साउथ पंजाब का सदर बना रहे हैं आप। ये एक मेजर रीजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस सामने नजर नहीं आती और लोग बदजन हो रहे हैं। क्या कहेंगे वो? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। नहायत नालायक लोग हैं, बहुत इनकॉम्पिटेंट लोग हैं और जिन्होंने यानी ये मामलात को इस हद तक यानी बिगाड़ने में ले गए हैं। लेकिन वो तो जाहिर है, लेकिन उसका फैसला, असल बात मंसूर साहब, फैसला कैसे होगा? दावे करने वाले तो सभी दावे करते हैं ना, फैसला कैसे होगा? उसका पुरअमन तरीका क्या है? यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बात और वोट के अलावा तो फिर बंदूक ही रह जाती है ना। तो यानी वोट को इज्जत दो, ये नवाज शरीफ का बिल्कुल वो उनका सियासी एक नारा बन गया। लेकिन आईन पाकिस्तान में क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्टिंग रूल्स क्या हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है? आप अंदाजा लगाएं ना, हमारी बदनसीबी क्या है। जिन बातों पे हम लड़ रहे हैं वो सब की सब आइन में दर्ज हैं। अच्छा, लेकिन हम बहरहाल नहीं चुकता कर पा रहे क्योंकि हमारे ताकतवर लोगों को यानी हुब्बुल वतनी का वो एहसास अयूब खान से लेकर आज तक चाह नहीं लेने दे रहा, तो उन्होंने बीच में आके वो बहरहाल करना होता है। मैं आपके आखिरी बात आपके प्रोग्राम में ये अपील करना चाहूंगा, आपसे भी, काजमी साहब से भी और हुमा जी से भी, और सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खुदा के वास्ते इस बात को देखें कि PTI पख्तूनख्वा KPK में हारी है, उसके हारने पे खुशियां बाद में मनाते रहेंगे। फजलुर रहमान जो जीता है किस बयानिए पे जीता है? वहां पे वोट किस बयानिए को पड़े हैं?
जिस बयानिए को वोट पड़े हैं वो स्टैब्लिशमेंट मुखालिफ है, तालिबान के हक में है। वो जो फेंस के उधर खड़े हुए हैं वो इधर भी मौजूद हैं। और वो तालिबान जिनके बारे में कहा था ना खान साहब ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, वो गुलामी की जंजीरें हमारे आके भी तोड़ना चाहते हैं। वो यही ऐलान कर रहे हैं। और किस तरह से आपको पता चलेगा कि वो आके नॉक कर रहे हैं? इंडिया के साथ बहुत आगे जा चुके हैं, दोनों तरफ से धमकियां आ रही हैं। हमारा यानी हमारी बहस में यानी वो मौजू ही नहीं है सिरे से। हम एक दूसरे से लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, इंटरनल मैनेजमेंट पे पड़े हुए, इकोनॉमी हमसे संभल नहीं रही, इनकॉम्पिटेंट तरीन हुकूमत है, ट्रांसफर ऑफ पावर आगे कैसे होगा कोई नहीं जानता। यानी इमरान खान क्या खुद असेंबली तोड़ देंगे या जमनी बजट में के हवाले से हुकूमत गिरेगी? हमारी ये हालत हुई पड़ी है। पाकिस्तान का दुश्मन बन के पाकिस्तान को इस वक्त देखे तो ये बेहतरीन वक्त है वार करने का। हमारी गुफ्तगू में कहीं ये बात ही नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। खुदा के वास्ते मैं आपसे भी अपील करता हूं, अशराफिया सिविल मिलिट्री दोनों सबसे, कि ये आंखें खोलकर देखें, डूबे तो सब जाएंगे, बचेगा फिर कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। अनीक नाज़ी साहब थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मोना आलम थैंक यू वेरी मच। अतर काज़मी साहब आपके टाइम देने का जी बहुत शुक्रिया। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक कैंडिड डिस्कशन आपके सामने शेयर की है और मेरे ख्याल में ये है पल्स पाकिस्तान की। चाहे ऑपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, सिचुएशन अच्छी नहीं है। आज 2021 ख़त्म होने को है और 2021 के बाद भी अगर हम वो पाकिस्तान जिसका मेरे कायदे आज़म ने सोचा था, जिसके लिए पाकिस्तान बना था, जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी, अगर आज 2021 में हम एक ऐसे पाकिस्तान में एंटर होने जा रहे हैं, 2022 में एक ऐसे पाकिस्तान में एंटर होने जा रहे हैं जहाँ पर सिचुएशन हर एक को लेकर डाइसी है, तो मेरे ख्याल में हम सबको इकट्ठे बैठकर सोचना है कि हमने अपने मुल्क को कैसे लेकर चलना है। प्रायोरिटी आपकी, मेरी और इस 22 करोड़ अवाम की ना इमरान खान है, ना नवाज़ शरीफ है और ना ही कोई और है। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मुल्क पाकिस्तान है। अगर हम इसको मजबूत नहीं करेंगे तो हम अपने से आइंदा आने वाली नस्ल को कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। वो कुर्बानियाँ जो हमारे आबाओ अजदाद ने दी, जिसका आज भी हम जिक्र करते हैं हर जगह पर, हम अपने अगर आने वाली औलाद को, आने वाली नस्ल को कोई अच्छा और बेहतर पाकिस्तान नहीं देकर जाएंगे तो आप सोचें हम किस किस्म के इंसान हैं और हम किन लोगों में रहते हैं। अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल लीडरशिप हो, दूसरी लीडरशिप हो, इन सब को हम एक ही तरीके से राह रास्त पे ला सकते हैं जब हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की, बात करें जमहूरियत की, बात करें इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की और बात करें एक बेहतर मुस्तकबिल की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।